वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू नीडी क्लासेज। नीडी क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम लोग 67th बीपीएससी क्रैश कोर्स सीरीज चला रहे हैं नीडी क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे, और उसमें एक टॉपिक वाइज प्लान दिया हुआ है। पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। हर जो भी सिलेबस के जो भी पार्ट हैं बीपीएससी के, उस सब पूरे सिलेबस को 100% कवर कराया गया है टॉपिक वाइज। और इसमें हम लोग पहले जो है लूसेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लूसेंट में हम लोग लूसेंट हिस्ट्री से स्टार्ट किए हैं। इसमें एंशियंट हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हिस्ट्री सीरीज, लूसेंट हिस्ट्री सीरीज में, और मेडिएवल हिस्ट्री में भी हम लोग मुगल साम्राज्य तक लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग मुगल शासन व्यवस्था से स्टार्ट करेंगे, मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मुगल शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों का अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र, उस सद्र व मीर समन में विभाजित कर दिया था। तो शासन के कार्यों को संचालित करने में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? वकील था। तो शासन के लिए वकील सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था, और उसके कर्तव्यों के आधार पर अकबर ने उसको दीवान, मीर बख्शी, सदर, उस सदर व मीर समन में विभाजित कर दिया था। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। किसने? असद खान ने। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब? औरंगजेब के समय में। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद भी सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। तो मीर बख्शी जो है वो एक सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर करता था, उसके बाद ही सेना को वेतन मिलता था। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट था मीर बख्शी पद। जब किसी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। तो जब भी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य मीर बख्शी किया करता था तब उसे क्या कहा जाता था? काजी कहा जाता था। आगे हम लोग देखेंगे। लगानहीन भूमि जो है वो मदद ए मास का निरीक्षण कौन करता था? सद्र करता था। कौन करता था? सद्र। तो सद्र जब करता था न्याय का कार्य तो उसे काजी कहते थे, और सद्र जब भी ये क्या करता था? लगानहीन भूमि जिसको मदद ए मास कहा जाता था, उसका निरीक्षण भी सद्र ही करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान कौन होता था? मीर समा होता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान जो है दारोगा ए डाक चौकी कहलाता था। क्या कहलाता था? दारोगा ए डाक चौकी। क्या? सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी। तो मुहतसिब का कार्य क्या होता था? देखना कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो शरीयत के प्रतिकूल कार्य करता है, क्योंकि शरीयत ही उस समय कानून हुआ करता था। आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य भी मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना में या महाल में, और महाल का जिला या दस्तूर में, और दस्तूर का ग्राम में। तो सबसे पहला क्या है? सूबा है। फिर क्या है? सरकार है। फिर सरकार क्या है? परगना में है। परगना किस में है? महाल में है। और फिर महाल किस में बट गया है? तो आपका महाल को जिला भी कहते थे या दस्तूर भी कहते थे, तो जिला कहते थे या दस्तूर। तो महाल जो है वो सरकार जो है वो परगना या महाल में बटे हुए हैं। किसमें? परगना को महाल या परगना या महाल कह रहे हैं, परगना को ही महाल कह रहे हैं, परगना और महाल कहिए। सूबा बटा हुआ है सरकार में, सरकार बटा हुआ है परगना या महाल में, ठीक है। और महाल जो है वो छोटे छोटे किसमें? महाल का मतलब क्या है? देखिए, परगना और महाल एक ही है। तो सरकार बटा हुआ है परगना और महाल में, और महाल जो है इस और या परगना कह लीजिए, ये क्या बटे हुए हैं? इसको जिला बोलिए या दस्तूर बोलिए, और दस्तूर, ठीक है। और ये फिर जिला या दस्तूर क्या में बटे हुए हैं? ग्राम में। सूबा, सरकार, परगना या महाल जिला या दस्तूर में बटे हुए हैं, और ये फिर ग्राम में बटे हुए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी, और जिसे मावदा या दीह भी कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी वस्तुओं को, अब देखिए, ग्राम थी सबसे छोटी इकाई, और उसको मावदा भी कहते थे, दीह भी कहते थे। और मावदा के अंतर्गत क्या होती थी? छोटी छोटी बस्तियां आती थीं, और उनको नागला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नागला। अब मुगल काल के कुछ प्रमुख अधिकारी आ जाएंगे और कार्य आ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, तो इसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। सूबेदार, तो सूबेदार क्या होता था? प्रांतों में जो शांति स्थापित करने का कार्य जो करता था वो सूबेदार है।
ये प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होता था। फिर देखेंगे हम लोग दीवान, तो दीवान प्रांतीय यह जो राजस्व का प्रधान होता था, ठीक है, वो प्रांतीय राजस्व का दीवान प्रधान जो है वो दीवान कहलाता था, और वो सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह है, ठीक है। बख्शी जो है वो प्रांतीय सैन्य प्रधान है। जो भी प्रोविंस के छोटे छोटे जो मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो ये प्रोविंस के मिनिस्टर सीधे किसको रिपोर्ट करते थे, किसको जवाबदेह होते थे, जो शाही होते थे अधिकारी उनको, जैसे प्रांतीय दीवान किसको रिपोर्ट करता था, शाही दीवान को। बख्शी जो है प्रांतीय सैन्य प्रधान किसको रिपोर्ट करता होगा, तो वो सेनापति को रिपोर्ट करेगा। फौजदार जो है वो जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। आमिल या अमलगुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। कोतवाल नगर प्रधान। सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी होता है, जो प्रोविंस का जो अधिकारी है सिकदार है। और आमिल जो है वो ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना कौन करता था, आमिल करता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि परगना के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि सरकार और परगना के बीच में एक नई इकाई चकला आ जाती है। कब, शाहजहां के शासनकाल में। और भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। और जैसे हर साम्राज्य में भूमि अलग अलग वर्गों में विभाजित है, वैसे ही भूमि कर के आधार पर ये मुगल साम्राज्य की भूमि भी 3 वर्गों में विभाजित थी। पहली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी, और यह प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होती थी। दूसरी भूमि जागीर भूमि है, तो ये तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि थी, और इस भूमि को जो धारण करता था वो जागीरदार कहलाता था। तीसरी सयूरगल या मदद ए मास, तो ये अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि होती थी, और इसे मिल्की भी कहा जाता था। तो देखिए अलाउद्दीन जो था वो जितनी मिल्की भूमि है उसने खालसा भूमि में बदल लिया। लेकिन और जो कुछ ऐसे जो मुगल कालीन राजा हुए वो अनुदान में लगानहीन भूमि दे देते थे। इनको मदद ए मास भूमि, सयूरगल भूमि या मिल्क भी कहा जाता था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। कौन सी पद्धति थी, राई। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी, और इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। तो करोड़ी का काम का क्या था, 1 करोड़ आपको दाम वसूलना होगा। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नाम की प्रमीण कर प्रणाली प्रारंभ की। कब की, 1580 में। और इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। तो बार बार प्रश्न आता है कि दहसाला जो सिस्टम है या दहसाला बंदोबस्त है, टोडरमल बंदोबस्त है, उसमें भूमि जो के प्रकार हैं वो कैसे हैं। जैसे देखिए पोलज भूमि, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी। कितने बार, वर्ष में 2 बार फसल उगा लिए जाते थे। पर्ती भूमि, इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। तीसरी भूमि है चाचड़ भूमि, इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। और चौथी भूमि है बंजर भूमि, यह खेती योग्य भूमि नहीं होती थी और इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की, और इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी। एक को तखसीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। तो टोडरमल जब आए तो उन्होंने क्या किया कि 1570 से 71 ईस्वी में जो भी खालसा भूमि होती थी उस पर भू राजस्व की नई प्रणाली शुरू की, जिसको जब्ती प्रणाली कहा गया। और इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणियां थी। क्या, पहली जो थी, एक को तखसीस और दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया था। बहुत ज़्यादा टैक्स था, आधा टैक्स था, माने हाफ था औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल काल में कृषक जो है वो 3 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन, पहला जो वर्ग था खुदकास्त कहलाता था। ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे, इसीलिए नाम है खुदकास्त। जहां रहते थे वहीं खेती करते थे ये किसान। दूसरा पाही कास्त, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य किया करते थे। और तीसरे मुजारियन, खुदकास्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे, ये मुजारियन कहलाते थे। ठीक है। और मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। ये सब ऑनलाइनर है, इंपॉर्टेंट है। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूर जहां का नाम अंकित करवाया। ठीक है। अब मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्था जो है उस पर एक टेबल दिया हुआ है, उसको आइए हम लोग देख लेते हैं। तो गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था।
नसक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल काटने पर उसे ले लिया जाता था। तो नसक एक ऐसी पद्धति, इसमें जो आते थे अधिकारी देखते थे खड़ी फसल को और उसके आधार पर लगान निर्धारित करते थे, और जब फसल कट जाती थी तो उस जो निर्धारित लगान है उसे ले लिया जाता था। और यह व्यवस्था बंगाल में थी। फिर जब्ती जो प्रणाली जिसको टोडरमल ने ले आया था, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था और यह नगद लिया जाता था। सबसे बड़ा सिक्का ससब था और ये सोने का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का जो था वो इलाही था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था और 1 रुपया में कितने होते थे? 40 दाम होते थे। अब मुगल सेना जो है वो 4 भागों में विभक्त थी: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। मुगल कालीन सेना जो है व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी और इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। अब मनसबदारी क्या था? 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर आजम कहलाते थे। अब देखिए छोटे छोटे अलग अलग मनसबदार थे और वैसे मनसबदार थे जिनको अलग अलग मनसब दिया जाता था। मनसब एक प्रकार का रैंक होता था और उसके अनुसार ही जो रैंक दिया जाता था मनसब को, उसी के अनुसार वो सेना रखते थे। और वो सेनाएं जो है जब भी युद्ध होता था तो वो सेना को प्रदान करते थे। किसको प्रदान करते थे? बादशाह या सुल्तान को देते थे। और उन सेना का रख रखाव उसके लिए उनको जो है भूमि दिया जाता था जिसे वो कर वसूल करते थे और अपनी सेना का रख रखाव करते थे, और वैसे वे मनसबदार कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था और सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या। तो देखिए जो भी मनसब है उनको उनसे रिलेटेड 2 बातें आती है। पहली बात है जात, दूसरी सवार। तो जैसे जैसे मनसब होते होंगे, जैसा उनका रैंक है उस प्रकार से उनका जात होता था। और जिनका अच्छा रैंक है, वेतन एवं प्रतिष्ठा ज़्यादा है, तो उनका जात होता था अलग प्रकार का जात, अलग अलग जात था। जैसे कहा जाता है 10 से 500 तक का जात, 500 से 2500 तक का जात। और जो सवार होते थे इससे पता चलता था कि उनमें घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे, देख रहे हैं। और औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या बढ़कर 79 हो गई थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महावत खां को दिया गया। अब सवार पद में क्या था? तो 2 अस्पा और सिंह अस्पा। सर्वप्रथम यह पद किसको दिया गया? महावत खां को। मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शहंशाह भी फुटकर घुड़सवार रखते थे जिन्हें अहदी कहा जाता था। अहदियों को भद्र घुड़सवार कहा गया है और उनके वेतन दूसरे घुड़सवारों से काफ़ी ज़्यादा होते थे। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली वो किसके सेवा में रहते थे? डायरेक्टली वो बादशाह की सेवा में रहते थे। ये बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे। उनकी भर्ती स्वयं शहंशाह किया करते थे और उनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी होते थे। अहदी 5-5 घोड़े भी रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे अहदी भी थे जिनमें से 2 एक ही घोड़े में हिस्सेदारी करते थे। अहदियों के कर्तव्य बहुमुखी होते थे। बहुत सारे उनके मल्टीपर्पस लोग होते थे। वो लोग बहुमुखी कर्तव्य वाले होते थे। शाही कार्यालय के अधिकतर मुंशी, दरबार के चित्रकार और शाही कारखानों के फोरमैन इसी सैन्य दल से चुने जाते थे। ठीक है, अब हम लोग तो यहाँ हमारा जो है मुगल साम्राज्य कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और अब हम लोग मराठों का उत्कर्ष देखेंगे अपने मध्यकालीन इतिहास में। तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। और शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग जो कि जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु कौन थे? कोंडदेव थे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अत्यधिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। किसमें? जो आध्यात्मिक क्षेत्र था, जो स्पिरिचुअल क्षेत्र था, तो आध्यात्मिक कैसे हुए शिवाजी? उनके आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 AD 1640 AD 1640 ईस्वी में हुआ। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। तो जो शाहजी थे उन्होंने शिवाजी को पूना की जागीर दे दिया और स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न पूछता है कि शिवाजी ने कहाँ अपनी राजधानी बनाया? तो उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी।
ये सारे प्रश्न है, एक एक लाइनर, सब वन लाइनर है। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। किसने भेजा? बीजापुर के सुल्तान ने भेजा। किसको? अफजल खां। कौन था? सेनापति था। कब भेजा? 1659 ईस्वी में। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 ईस्वी को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी एवं 1670 ईस्वी में लूटा। अब ये पुरंदर की संधि जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, 1665 ईस्वी में ये महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पनहाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। किसको छीना? पनहाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी, जिसको काशी कहा जाता है, के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया। औरंगजेब ने कैद कर लिया था शिवाजी को, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। तो वो ज्यादा दिन वहां टिके नहीं, 2-3 महीने में वहां से भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। अब शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था और अष्टप्रधान में पेशवा का पद जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का पद होता था। पेशवा यानी प्रधानमंत्री। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। किसको प्रयोग किया? मराठी को। और शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। कौन कौन भाग? पागा सेना जो कि नियमित घुड़सवार सैनिक, सिलादार जो कि अस्थायी घुड़सवार सैनिक, और पैदल यानी पैदल सेना। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। किसने दिया था? तो अंग्रेजों ने दिया था। अब कुछ महाराष्ट्र के प्रमुख संत हैं और उसका एक टेबल दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेंगे। ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर ये कब हुए? 1275 से 1296 ईस्वी, 21 साल तक रहे ये। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी है इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया है? ये भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी है और जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। ज्ञानेश्वरी किसने? ज्ञानदेश या ज्ञानेश्वर ने लिखा है। अब दूसरे नामदेव, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 1270 से 1350, 80 साल तक। अब इनके आराध्य देव पंढरपुर के बिठोवा या विठ्ठल, विष्णु के रूप में थे। तो ये जो है नामदेव, ये किसके? बिठोबा या विठ्ठल के आराध्य थे। बिठोबा या विठ्ठल की उपासना को वरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तो ये वरकरी संप्रदाय के थे जिसकी स्थापना नामदेव ने ही की थी और इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। तो नामदेव के कुछ पद, जैसे कबीर के कुछ दोहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, वैसे नामदेव के भी कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। एकनाथ 1533 से 1599, 66 वर्ष तक इनकी आयु रही। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। तुकाराम 1598 से लेकर 1650, इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। प्रश्न आता है कि अभंग किन्होंने लिखा? तो तुकाराम ने लिखा। और ये अभंग क्या है? भक्ति परक काव्य के ज्योति पुंज कहलाते हैं। अब गुरु रामदास हैं 1608 से 1681 तक। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि हैं ये गुरु रामदास, और 10 बोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। पूछता है प्रश्न कि 10 बोध किनकी रचनाओं का संकलन है? तो ये गुरु रामदास की रचनाओं का संकलन है 10 बोध। मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। कौन कौन? पहला स्वराज क्षेत्र, जो क्षेत्र प्रत्यक्षतः डायरेक्ट रूप से मराठों के नियंत्रण में था उन्हें स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। और एक क्षेत्र था मुगतई, जो कि मुल्क के कदीम कहलाता था। यह वह क्षेत्र था जिसमें वे चौथ एवं सरदेश मुखी वसूलते थे। तो 2 प्रकार के क्षेत्र थे, स्वराज जो डायरेक्ट मराठा के नियंत्रण में स्वराज, और एक मुगतई जिसको मुल्क के कदीम कहा जाता था। तो मुल्क के कदीम एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें वो लोग चौथ एवं सरदेश मुखी वसूल करते थे। अब नोट, चौथ एवं सरदेश मुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भू राजस्व का 1/4 भाग होता था जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए लिया जाता था। अब चौथ इसलिए ये वसूलते थे कि अगर कोई चौथ देगा तो वहां वो आक्रमण नहीं करते थे। और ये 1/4 भाग होता था जो भू राजस्व का 1/4 हिस्सा होता था। और सरदेश मुखी है ये 10% का अतिरिक्त आभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगल के अधीन था पर मराठा उस पर दावा करते थे। ठीक है। अब सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है?
तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से है। प्रश्न पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक लाइनर वन लाइनर में पूछ देगा सरंजामी प्रथा किससे रिलेटेड है, 4 ऑप्शन दे देगा। मराठा भू राजस्व व्यवस्था से सरंजामी प्रथा है। अब अष्ट प्रधान में कौन कौन क्या कहलाता है, आइए देख लेते हैं एक बार। पेशवा प्रधानमंत्री कहलाता है, यह राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। सरीय नौबत, ये सेनापति होता था, सैन्य प्रधान। अमात्य जो होता था राजस्व मंत्री, आय व्यय का लेखा जोखा करता था। वाक्यान्विश जो होता था सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। चिटनिश जो होता था राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को कौन देखता था, चिटनिश। सुमंत होता था, यह विदेश मंत्री होता था। पंडित राव जो होता था धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण, पंडित राव। और न्यायाधीश जो होते थे न्याय विभाग का प्रधान होता था। शिवाजी की कर व्यवस्था जो है मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी और शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी और मानक छड़ी के प्रयोग का आरंभ किया। प्रश्न आता है कि शिवाजी ने जो है भू माप व्यवस्था में किस प्रकार की चीजों का आरंभ किया, तो काठी और मानक छड़ी का। शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया था। भूमि सर्वेक्षण भी इन्होंने करवाया, सर्वे भी करवाया था, किसके द्वारा, अन्नाजी दत्तो द्वारा। अब शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, 1/3, 1/3, और बाद में वो बढ़कर 40% हो गया था। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को, अब सूरत जो है वो मुगल व्यापारिक केंद्र है, क्यों, क्योंकि गुजरात में है सूरत और ये कहाँ है, तटीय क्षेत्र है, तो इसको 2 बार 1664 एवं 1670 ईस्वी में शिवाजी ने लूटा। व्यापारिक केंद्र था तो वहां काफी धन दौलत था, इसलिए उसको 2 बार लूटा उन्होंने, 1664 एवं 1670 ईस्वी में। अब शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में हम लोग देखेंगे। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन थे, संभाजी थे, और संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रखंड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखरब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी। अब संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक कराया गया। तो जब संभाजी की हत्या हो जाती है कवि कलश के साथ, कौन करता है, मखरब खां करता है। संगेश्वर में ये छिपे रहते हैं ये तो, और मखरब खां कौन है, मुगल सेनापति रहता है। तो उसके बाद राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक कराया जाता है। और राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया, सतारा को बनाया था। शिवाजी ने कहाँ बनाया था, रायगढ़ को। अब शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए जो अधिकारी होते थे उनके नाम देख लेते हैं। हवलदार, ये किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था। सरनौबत जो है किले की सेना का नेतृत्व सरनौबत करता था, और सवनीश जो होता था वो किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करता था। ठीक है। अब राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया, और राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा जो थी पत्नी, उसका नाम क्या था, ताराबाई, अपने 4 वर्षीय पुत्र, ये इसका नाम क्या है, शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। क्योंकि उस समय उसका पुत्र बस 4 वर्ष का था, शिवाजी द्वितीय, तो उसी को राज्याभिषेक कराकर उसको छत्रपति बना दिया और वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। अब जो इधर देखिए दूसरा संभाजी के जो पुत्र साहू हैं वो भी आते हैं, और ये औरंगजेब के कब्जे में होते हैं, लेकिन औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है और जब बहादुर शाह आता है तो बहादुर शाह साहू को छोड़ देता है, और वो क्या करता है, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आ जाते हैं साहू। और साहू एवं ताराबाई के बीच में 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध होता है, उत्तराधिकार युद्ध है ये, जिसमें साहू विजयी होते हैं। और साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे। अब साहू जब से आते हैं, क्योंकि ये सैन्य शासन में इनका ज्यादा रुचि रहता नहीं है, तो फिर इनके समय के बाद से ही जो पेशवा लोग हैं उनके साम्राज्यवाद में उनकी अहम भूमिका होने लगती है, और पेशवा जो है उनकी भूमिका साम्राज्य बढ़ाने में अधिक होती है। साहू के ये जो पेशवा होते हैं ये पैतृक प्रधानमंत्री होने लगते हैं। पेशवा पद जो है पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो जाता है, और पेशवा लोग जो है वो पुणे में रहते थे। ठीक है। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया, और इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हो गई। और इसके बाद कौन से पेशवा हुए, बाजीराव प्रथम आ जाते हैं। तो फिर बाजीराव प्रथम, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इनका नाम है, इतिहास में काफी प्रमुख पेशवा हैं ये,
और बालाजी प्रथम किसके बाद आते हैं? बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ के पुत्र हैं ये, उनके बाद आते हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। तो मतलब हम लोग दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली का जो मतलब दिल्ली का सिंहासन है, उस पर भी हम लोग विराजमान हो जाएंगे। उत्तर में शाहू ने कहा कि निश्चित रूप से ही आप हमें हिमालय के पार गाड़ देंगे, निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। तो पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ। निजामुल मुल्क कौन है? तो ये हैदराबाद के निजाम है ये, और जिसमें निजाम की हार हो जाती है और निजाम के साथ मुंगी सिवा गांव की संधि होती है। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला। क्या किया? दिल्ली पर इन्होंने धावा बोल दिया। और उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह, और वह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। सोचिए बाजीराव प्रथम का क्या प्रभुत्व था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। आप लोग बाजीराव मस्तानी जो मूवी देखेंगे उसमें बाजीराव की चर्चा होती है, यही बाजीराव प्रथम है। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बनते हैं। तो देखिए पहले कौन है? बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव आ जाते हैं। तो याद करना आसान है, बालाजी विश्वनाथ फिर बाजीराव, फिर दोनों को मिला दीजिए बालाजी और बाजीराव को, तो फिर बालाजी बाजीराव आते हैं। 1750 ईस्वी में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। कब होती है संगोला की संधि? 1750 ईस्वी में। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ, जिसमें मराठों की हार हो जाती है। और इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी बाजीराव की, जो कि नाना साहब थे, मृत्यु 1761 में हो गई। फिर माधवराव जो नारायण जो है प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बने। माधवराव बनते हैं फिर पेशवा, और इन्होंने मराठों की खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया, और मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा जो थे नारायण राव 1772 से 73 ईस्वी की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। ठीक है, तो फिर नारायण राव की जब हत्या हो जाती है तो पेशवा फिर बनते हैं माधवराव नारायण द्वितीय की। वो अल्पायु के कारण, कम उम्र के होते हैं। मराठा राज्य की देख रेख किसके हाथ में चली जाती है? तो 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी, और इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोहज्जी सिंधिया, नाना फडणवीस थे। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली भी कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम पेशवा जो मराठों का है, राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। कौन? बाजीराव द्वितीय। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा था, सरदार था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ देता है, जो वेलेस्ली द्वारा 2 सब्सिडियरी अलायंस जो सहायक संधि लेके आया गया, उसको स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो आपका बाजीराव द्वितीय था। अब यहाँ एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को हम लोग देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अंग्रेज और मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां कौन कौन है? तो सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुई है। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में 1779। सालाबाई की संधि 1782 में। बसीन की संधि, ट्रीटी ऑफ बसीन कहा जाता है अंग्रेजी में, 1802 में। देवगांव की संधि 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। राजापुर घाट की संधि 1804 में। नागपुर की संधि 1816। ग्वालियर की संधि 1817। पूना की संधि 1817 और मंदसौर की संधि 1818। अब ये किनके किनके बीच हुई, इस संधि का क्या क्या परिणाम हुआ, ये सब आप लोग अच्छे से देख लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ काफी ज्यादा फैक्ट्स हैं, एक एक फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, हर फैक्ट वन लाइनर के फॉर्म में है, सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी है। क्या है? एक एक चीज को देखना जरूरी है। तो अब हम लोग आगे आ जाते हैं। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। कहां तक हमने कंप्लीट किया? हमने कंप्लीट कर लिया अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय तक। अब हम लोग आ जाते हैं
1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है। क्या होती है? पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में होती है और इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। ठीक है, जो रघुनाथ राव को समर्थन दे रही थी कंपनी और उसके द्वारा फिर बाजीराव द्वितीय को जो है वो पेशवा बनाया गया था, तो फिर ये पुरंदर की संधि को वापस ले लिया जाता है। तो प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध, अब देखिए 3 एंग्लो मराठा युद्ध भी हैं और काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्रथम युद्ध जो है 1782 ईस्वी में होता है और सालबाई की संधि, ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ ये खत्म हो जाता है। तो पूछता है कि मराठा युद्ध क्यों हुआ, कब हुआ और कौन सी संधि उसके साथ हो गई। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध ये 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ और इसमें भोंसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी, भोंसले जो कि नागपुर के हैं, और इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि होती है। कौन सी? देवगांव की संधि। तो पहले में होती है सालबाई की संधि, दूसरे एंग्लो मराठा जो कि 1803 से 5 तक चलता है उसमें देवगांव की संधि, और तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध जो होता है जो 1817 से 1819 तक चलता है वो उसमें युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद जो है हेरिडिटरी जो पेशवा हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है। तो इसके साथ ही जो पेशवा पद है वो समाप्त हो जाता है तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के बाद। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया और अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में भेज दिया, वहां पेंशन पर भेज दिया, कहा कि पेंशन पर आप चले जाइए, जहां 1853 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से यहां हमारा मध्यकालीन भारत समाप्त होता है। आगे आधुनिक भारत में हम लोग उत्तरकालीन मुगल सम्राट से शुरू करेंगे और वो हम लोग कल लेके आएंगे। उत्तरकालीन मुगल सम्राट से शुरू करेंगे आधुनिक भारत, और यहीं हमारा आधुनिक भारत को जैसे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हमारा हिस्ट्री पोर्शन जो लूसेंट का है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग फिर ज्योग्राफी पोर्शन को लेके आएंगे। तो इसके लिए क्या है कि आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है नीटी क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे, मेडिएवल हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट बन जाएगा। जैसे ही वीडियोज अपलोड होंगे तो प्लेलिस्ट बन जाएगा। आप लोग एक एक वीडियो को अच्छे से देखें, तब तक देखें जब तक एक एक फैक्ट कंठस्थ न हो जाए, और आप लोग वीडियोज को लाइक करें, वीडियोज को जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि नीडी क्लासेज का ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है। इसमें पैसा नहीं लग रहा है, आपको खुद से नहीं पढ़ना पड़ रहा है, हम समझा के एक एक चीज़ आपको रटवा रहे हैं, कंठस्थ करवा रहे हैं। तो आप लोग का काम बस यही है कि आप लोग समय निकालें और समय निकालकर बार बार इस वीडियो को देखें, बस यही करना है आपको। आप अपना कीमती कमेंट भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो आपको यही करना होगा, हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे हैं, यही मांग रहे हैं कि आप लोग चैनल पे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे आप ही का फायदा है क्योंकि ये क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है। तो अगले वीडियोज में जो है अगले पार्ट में अब हम लोग आधुनिक भारत से शुरू करेंगे और इस प्रकार से हमारा लूसेंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले पार्ट में फिर मिलेंगे आपसे और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।